उत्तराखंड की बात करें तो यहां राजनीतिक दलों के अलावा तनातनी जिनसे चलती है वो है लाल फीताशाही, यानी कि राज्य के अधिकारी। उत्तराखंड में अधिकारी किस तरह नेताओं पर भारी पड़ रहे हैं, ये आज अल्मोड़ा में देखने को मिला। यहां मुख्यमंत्री के सचिव और कुमाऊं कमिश्नर राजीव रौतेला पर उंगलियां उठी हैं। विधानसभा उपाध्यक्ष और स्थानीय विधायक रघुनाथ सिंह चौहान रौतेला के व्यवहार से आहत नजर आए हैं। असल में अल्मोड़ा में डायलिसिस केंद्र का उद्घाटन होना था और जाहिर सी बात है खुद रघुनाथ सिंह चौहान भी ये मान रहे थे, क्योंकि वो विधानसभा के उपाध्यक्ष भी हैं, स्थानीय विधायक भी हैं, तो उन्हीं के हाथों रिबन कटेगा। लेकिन इसके बावजूद सीएम के सचिव राजीव रौतेला ने ही फीता काटा, जिसे लेकर मौके पर रघुनाथ सिंह चौहान ने कोई विरोध हल्का फुल्का जताया। हालांकि राजीव रौतेला को इस बात का कोई फर्क पड़ा हो ऐसा आप देख सकते हैं तस्वीरों में नजर नहीं आ रहा है। तो कहा यही जा रहा है कि इस घटना के बाद रघुनाथ सिंह चौहान खासे आहत हैं। तो तस्वीरें देखिए, कुछ कहते हुए भी नजर आ रहे हैं। खुद इस वक्त रॉबिन सिंह चौहान हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। तो रॉबिन, बाकायदा स्पीकर से शिकायत हो चुकी है अधिकारियों की कि वो विधायकों की, नेताओं की नहीं सुनते, और आज एक बार फिर से वजह सामने आ गई कि दरअसल ये व्यवहार है। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से ये घटना सामने आई है, ये कोई पहला मौका नहीं है जब अधिकारियों से जुड़े हुए मामले में इस तरीके की बातें सामने आ रही हैं। इससे पहले विधानसभा में भी कई बार दूसरे विधायकों ने ये कहा है कि प्रोटोकॉल का ध्यान जो है वो अधिकारी नहीं रखते हैं। पीठ से यानी स्पीकर ने खुद दिशा निर्देशित किया कि प्रोटोकॉल का पूरा पालन अधिकारी करें, लेकिन उसके बावजूद आज एक और वाकया देखने को मिला। हालांकि आप देखेंगे विधानसभा उपाध्यक्ष जो स्थानीय विधायक भी हैं वहाँ के, उस इलाके के, अल्मोड़ा के, जहाँ पे ये डायलिसिस सेंटर का उद्घाटन किया गया, वहाँ बड़े बेबस से नजर आ रहे हैं। बिल्कुल बगल में ऐसे खड़े हुए तस्वीरों में आप देखेंगे। हालांकि तंज भरे लहजे में उन्होंने जो बात कही है वो ये कही थी कि आप अफसर हैं, आपको कैंची चलाने में महारत हासिल होती है, तो इसलिए आप कैंची चलाइए। तो ये तंज भरा लहजा उनका जरूर था, लेकिन मजबूरी में कही गई बात थी, वो मजबूर से दिखाई दे रहे थे। और फिलहाल हालांकि खुद किसी तरीके की प्रतिक्रिया वो नहीं दे रहे हैं, लेकिन ये उस समय जो सूत्र हमें बता रहे हैं, जो आसपास जो लोग थे उनसे उन्होंने जरूर इस तरीके की नाराजगी उस दौरान वहां पर व्यक्त की कि ये कैसे हो गया, क्यों प्रोटोकॉल का जो है वो पालन नहीं किया जा रहा है। तो इससे वो आहत जरूर है, लेकिन किसी तरीके की प्रतिक्रिया वो फिलहाल मीडिया में देने से रॉबिन, आपको रोकना चाहेंगे। खुद इस वक्त रघुनाथ सिंह चौहान विधानसभा उपाध्यक्ष और अल्मोड़ा से विधायक हमारे साथ जुड़ गए हैं। चौहान जी, स्वागत है आपका। तो आज जो तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, क्या ये बड़ा सहज लगा आपको? क्योंकि आप कुछ हंसते हुए कहते नजर आ रहे हैं, थोड़े असहज लग रहे हैं, तो क्या ये होना था या फिर आप थोड़ा नाराज हैं इससे? नहीं, देखिए, असल में आज जो बेस हॉस्पिटल अल्मोड़ा में डायलिसिस का ये यूनिट स्टार्ट हुई है, उसमें एक पिता करने की बात थी, क्योंकि मुझे बुलाया था, मैं गया था, वहाँ कमिश्नर साहब भी थे। तो उनको जो प्रोटोकॉल का, हर अधिकारी को प्रोटोकॉल का ख्याल रखना चाहिए और अनुशासनहीनता नहीं होनी चाहिए। लाल फीताशाही हावी हो रही है, मैंने मुख्यमंत्री से पहले भी कहा था। हम जनप्रतिनिधि हैं, जनता के प्रति हमारी जवाबदेही होती है, और ये जो लाल फीताशाही जो ब्यूरोक्रेसी है वो एक तफरी करने आते हैं, तफरी करने के आदत से आए थे वहाँ। तो मैंने जब उन्होंने जब वो कैंची पकड़ी तो मेरे से कहने लगा हाथ लगाइए, आप हाथ लगाइए। मैंने कहा कैंची लगाने का काम आप करते हैं, कैंची काटने का अभ्यास आपको ज्यादा है, आप ही काटिए। मैंने ये बात उसी पर जवाब दी, तो उनका थोड़ी उनको दिक्कत भी आई थी। तो चौहान जी, क्योंकि आप विधानसभा के उपाध्यक्ष भी, इसके अलावा आप अल्मोड़ा से विधायक भी हैं, चुनकर आए, कोई आप ऐसे पहले विधायक या नेता नहीं है जो अधिकारियों की शिकायत करे या नाराज है, तो क्या ये शिकायत आपने करी है? आज की घटना को लेकर कुछ बात आगे पहुंचाई है आपने? नहीं, ये तो बात पहुंचाने वाले तो आप लोग हैं, आप लोग सब कुछ देखते हैं। आपने देखा, मैंने तो उसको चुपचाप, आप लोगों ने इसको उजागर किया। नहीं, बिल्कुल आप भी इस बात को कह रहे हैं ना, क्योंकि आप अपने स्तर पर मुख्यमंत्री से कहेंगे, वो आपके निजी स्तर पर भी होगी। हम तो खैर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। मैं मुख्यमंत्री से मैं इस बात को कहूंगा, पहले भी मैंने मुख्यमंत्री से इस बात को कहा कि जो लाल फीताशाही हावी हो रही है, अफसरशाही हावी हो रही है, और माननीय हमारे विधानसभा अध्यक्ष जी ने भी कहा कि लाल फीताशाही हो रही है, अफसरशाही हावी हो रही है। इनको अनुशासन का पालन करना चाहिए और अपना जो काम वो करना चाहिए। अगर इनको फीता काटने का शौक है तो वो छोड़े, नौकरी छोड़े और आए राजनीति में। दो हाथ वही होंगे, राजनीति में कर लेंगे। क्या है, कौन कहाँ अगर कितना गहरे पानी में पता चल जाएगा इनको। चलिए, तो नाराजगी है आपकी। और जी
चलिए, रघुनाथ सिंह चौहान जो विधानसभा उपाध्यक्ष भी हैं और स्थानीय विधायक भी नाराज है, और जाहिर सी बात है, एक प्रोटोकॉल होता है, एक जनप्रतिनिधि है जिस पर जिम्मेदारी और एक अधिकारी है, लेकिन जो एक रवायत से चल पड़ी उत्तराखंड में अधिकारी वर्सेस जनप्रतिनिधि, तो वो एक तरह से कोल्ड वॉर यहां भी देखने को मिली। और खुद रघुनाथ सिंह चौहान कह रहे हैं कि अगर अधिकारियों को इतना ही शौक है कि वो लाल फीते काटे तो सरकारी नौकरी छोड़कर जनसेवा में आ जाए और उसके बाद जी भरकर फीता काटे। तो डायलिसिस सेंटर का उद्घाटन था और इस दौरान एक बार फिर से राज्य की अफसरशाही जनप्रतिनिधियों पर हावी नजर आई। शुक्रिया आपका रघुनाथ सिंह चौहान, और साथ में रॉबिन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। NH 74 भूमि मुआवजा घोटाले में फंसे IAS पंकज की अग्रिम जमानत पर सुनवाई पूरी हो गई है। आज विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट अब 5 जनवरी को पंकज पांडे की अग्रिम जमानत पर अपना फैसला देगा। इससे पहले पंकज पांडे ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दाखिल की थी, लेकिन कोर्ट ने उनको निचली अदालत में याचिका दाखिल करने को कहा था। हालांकि हाईकोर्ट ने निचली अदालत में याचिका के निस्तारण होने तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी। तो आपको बता दें कि NH 74 भूमि मुआवजा घोटाले में IAS पंकज पांडे का नाम आने के बाद सरकार ने उन्हें निलंबित किया था और राज्य में पहली बार IAS स्तर के अधिकारी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई थी। तो SIT की गिरफ्तारी से बचने के लिए IAS पंकज पांडे ने अदालत की शरण ली है। और माननीय न्यायालय द्वारा जमानत आदेश को सुरक्षित रखते हुए दिनांक 5/1/2019 की तारीख वास्ते फैसले हेतु नियत की गई है। उसी मामले में फैसले के बारे में जानकारी मिल पाएगी। और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है देहरादून से। यहां 2 बांग्लादेशी नागरिकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। माजरा और मेहुवाला में ये दोनों बांग्लादेशी नागरिक रह रहे थे। एक शख्स यहां पिछले 29 साल से देहरादून में था, तो दूसरा 19 साल से यहां रह रहा था। और इस पूरे समय के दौरान इन दोनों ने ही फर्जी पहचान पत्र समेत तमाम ऐसे दस्तावेज तैयार कर लिए थे जो इन्हें स्थानीय नागरिक बताते हैं। पटेल नगर थाना क्षेत्र से इनकी गिरफ्तारी हुई है और अब इस गिरफ्तारी के बाद पुलिस के सत्यापन अभियान पर भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर कैसे कोई दूसरे देश का नागरिक आकर भारत देश का नागरिक बनने के लिए तमाम दस्तावेज बना लेता है। और अब बात करेंगे राज्य की स्वास्थ्य सेवा की, जो 108 इमरजेंसी सेवा के ठप होने के बाद बुरी तरह चरमरा गई है। तो 2 दिन की हड़ताल के बाद भी कोई हल नहीं निकला। सामूहिक अवकाश पर गए कर्मचारियों की शासन से वार्ता हुई, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकला। जाहिर सी बात है, इन सबके बीच मरीज सबसे ज्यादा परेशान हो रहे हैं। खासतौर पर उन इलाकों के जो पहाड़ी इलाके हैं, काफी दूर दराज के इलाके हैं, वहां लोगों को खासी दिक्कत हो रही है। तो कर्मचारियों का सामूहिक अवकाश जारी रहा है और पूरे राज्य में मरीजों की जान पर बनी रही 108 के कर्मचारियों और कंपनी के बीच का ये मामला है और शासन इस मामले को नहीं सुलझा सका है। दरअसल राज्य में साल 2008 से 108 एम्बुलेंस सेवा संचालित हो रही है और करीब 750 कर्मचारी इस सेवा में कार्यरत हैं, जिनके जिम्मे 234 एम्बुलेंस हैं। हड़ताली कर्मियों का कहना है कि उनकी मांगों को लेकर शासन और जीवीके प्रबंधन गंभीर नहीं है और यही वजह है कि पहले जो उन्होंने अल्टीमेटम दिया था उसके बाद अब उन्हें हड़ताल पर जाना पड़ रहा है, क्योंकि उनकी समस्याओं को कोई नहीं सुन रहा। बातचीत में कोई भी परिणाम नहीं निकला। बातचीत में परिणाम, जबकि कर्मचारी अपनी मांगों से पीछे हटने के लिए तैयार थे, किंतु कंपनी प्रबंधन हमसे कोड ऑफ कंडक्ट साइन करवा रहा था, जो कि हमारे कुछ कर्मचारियों के हित में नहीं था। हमने सारे सीएमओ और सीएमएस को जो है इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि जहां पर ये हड़ताल पर हैं, तो उसमें हमारे जो ड्राइवर्स हैं और हमारा जो पैरामेडिकल स्टाफ है उसके वो चलाएगा। अगर अगले 48 से 72 घंटों में इन लोगों ने हड़ताल खत्म करके वापस नहीं ज्वाइन करा तो हमने नई हायरिंग शुरू कर दी है। उन नए हायरिंग करे हुए लोगों को भी हम ज्वाइनिंग देना शुरू कर देंगे। जहां जहां पर हम ज्वाइनिंग दे देंगे वहां के कर्मचारियों को हटाना भी साथ साथ शुरू कर देंगे। तो बड़ा कदम उठाना शुरू कर दिया। दरअसल यहां पर लोगों की लाइफलाइन है ये, और देहरादून में इस हड़ताल का असर देखने को मिला। यहां के प्रेम नगर में एम्बुलेंस न मिलने के कारण गर्भवती महिला ने एक ऑटो में ही बच्चे को जन्म दे दिया और ठंड बहुत ज्यादा है क्योंकि ऑटो में सारी सुविधाएं नहीं होती, जिसके चलते नवजात बच्चे की जान चली गई। वहीं रोडवेज कर्मियों की अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी के साथ ही बातचीत भी फेल हो गई है, जिसके बाद अब कल रोडवेज कर्मचारी सचिवालय का घेराव करेंगे। रोडवेज कर्मचारियों के इस प्रदर्शन में हरिद्वार और ऋषिकेश से भी कर्मचारियों के देहरादून पहुंचने के आसार हैं। इससे रोडवेज बस सेवा पर असर पड़ेगा और जाहिर सी बात है, यहां भी परेशान आम जनता ही होगी।
आपदा प्रबंधन विभाग में नियमों के खिलाफ हुई भर्ती का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश रंगनाथन और जस्टिस रमेश चंद्र खुल्बे की बेंच ने मामले की सुनवाई के बाद सरकार को 4 हफ्ते के अंदर जवाब दाखिल करने के आदेश दिए हैं। अदालत अब पूरे मामले में 14 फरवरी को सुनवाई करेगी। आपको बता दें कि आंदोलनकारी रविंद्र जुगरान ने जनहित याचिका दाखिल कर कहा है कि आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने 5 लोगों को गलत तरीके से नियुक्ति दी है। इसमें राज्य और केंद्र दोनों सरकार के नियमों की अनदेखी की गई है। हाईकोर्ट के आदेश का पालन न करना हरिद्वार के जिलाधिकारी को भारी पड़ा है। हाईकोर्ट ने आज अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए डीएम हरिद्वार दीपक रावत को नोटिस जारी कर दिया है और 9 जनवरी को अदालत में पेश होने के आदेश दिए हैं। आपको बता दें कि इससे पहले परवेज आलम की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य में सभी अवैध स्लॉटर हाउसेस को बंद करने का आदेश दिया था, जिसके बाद अब परवेज आलम ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल कर कहा है कि हरिद्वार में इस आदेश का पालन नहीं हुआ है। यहां अवैध रूप से स्लॉटर हाउस अब भी चल रहे हैं और यहां कार्रवाई स्लॉटर हाउस के बजाय मीट की दुकानों पर हुई है, जो कि गलत है। तो इस शिकायत के बाद भी जिलाधिकारी ने कोई कार्रवाई नहीं की है। तो ऐसे में अदालत ने आज कड़ा रुख अपनाया है हरिद्वार के जिलाधिकारी को लेकर और 9 तारीख को अदालत में पेश होने के लिए कहा है। तमाम दावों के बाद भी राज्य सरकार अवैध खनन को नहीं रोक पाई और इस बात की पुष्टि सरकारी आंकड़े ही कर रहे हैं। देहरादून में खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट की पहली बैठक हुई, जिसमें अवैध खनन की बात तो साफ हो ही गई, साथ ही ट्रस्ट को मिलने वाली रकम के इस्तेमाल को लेकर भी सदस्यों में नाराजगी साफ नजर आई। अवैध खनन का मसला हमेशा से ही उत्तराखंड की सियासत को गरमाता रहा है। जाहिर सी बात है, जहां बात लाखों से शुरू होकर अरबों तक पहुंचती हो, उसे हल्के में लिया भी नहीं जा सकता। लेकिन अवैध खनन को रोकने के सरकारी दावों की पोल सरकारी आंकड़े ही खोल रहे हैं। देहरादून में खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट की पहली बैठक हुई, जिसमें ट्रस्ट के अध्यक्ष और सदस्यों के साथ साथ करीब 7 विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। ट्रस्ट ने जो लेखा जोखा पेश किया, उसके अनुसार देहरादून जिले में कुल 15 स्थानों पर खनन हो रहा है, जबकि हकीकत में यहाँ इससे कई गुना ज्यादा ऐसे स्थान हैं जहां पर धड़ल्ले से खनन चल रहा है। जाहिर सी बात है, ये खनन अवैध तरीके से हो रहे हैं। सवाल पूछने पर ट्रस्ट के अध्यक्ष कार्रवाई की बात कर रहे हैं। इसको भी देखा जाएगा। अन्य क्षेत्रों पर अगर इस तरह के रेवेन्यू क्षेत्र हैं, खनन पट्टा क्षेत्र, जहाँ पर निजी लोगों को पट्टे दिए गए हैं, उससे हटकर भी अगर कहीं पर अगर इस तरह की बात आएगी तो उसको भी देखा जाएगा। दरअसल ट्रस्ट बनाते समय ये भी तय हुआ था कि खनन कारोबारियों को कुल रॉयल्टी का 25% ट्रस्ट में जमा करना होगा और ट्रस्ट इस रकम को संबंधित क्षेत्र के विकास में खर्च करेगा। लेकिन बैठक में मौजूद ट्रस्ट के सदस्य और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष इस बात से भी नाराज नजर आए कि अधिकारी मनमाने तरीके से रकम खर्च कर रहे हैं। आखिर जब अधिकारी जो है विधानसभा क्षेत्रों में जाकर के योजनाओं को बनाने का काम करते हैं, तो उस समय मैं समझता हूं कि स्थानीय जनप्रतिनिधियों से भी अगर राय मशवरा होगा तो स्वाभाविक बात है कि अच्छा प्रपोजल बनेगा। सदस्यों की नाराजगी के बाद जिलाधिकारी स्कूलों को बेहतर सुविधा देने की बात कर रहे हैं। सभी स्कूल्स में जो फर्नीचर हो गया और डिजिटल क्लासरूम का बोर्ड हो गया और अदर ब्लैक बोर्ड्स और जो पानी और बिजली, वो सारे इश्यूज, छोटे छोटे इश्यूज से एड्रेस करने के लिए हम फोकस रखा है। सो आगे आने वाला 1-2 महीने में सारे फैसिलिटीज प्रोवाइड कर लेंगे। कुल मिलाकर इस बैठक ने अधिकारियों की कार्यप्रणाली के साथ साथ अवैध खनन को रोकने की सरकार की मंशा पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। उधर चमोली में भी अवैध खनन हो रहा है। जिले में रेता, बजरी और पत्थर को लेकर नदियों में चुगान के लिए अभी तक एक भी टेंडर जारी नहीं हुआ है, लेकिन अगर आप यहां देखेंगे तो धड़ल्ले से यहां पर खनन करती हुई मशीनें आपको नजर आ जाएंगी, जिससे लोग ऊंचे दाम पर सामग्री खरीदने को मजबूर हैं। तो सरकार को इससे रोजाना लाखों का राजस्व का नुकसान भी उठाना पड़ रहा है और जनता को भी महंगे दामों में ये सामग्री खरीदनी पड़ रही है। उधर खड़िया खान के लिए मशहूर बागेश्वर के दफौट क्षेत्र में खड़िया खान का मलबा कौशल्या नदी में फेंकने की शिकायत पर जिलाधिकारी ने 3 खानों के अस्थायी तौर पर खनन पर रोक लगा दी है। नदियों में हो रहे प्रदूषण की जांच के बाद इन खड़िया खानों के भविष्य पर फैसला लिया जाएगा। दफौट क्षेत्र के लोगों ने जिलाधिकारी से शिकायत की थी कि जो खनन मालिक है वो पूरा मलबा कौशल्या नदी में डाल रहा है, जिससे उनका पानी दूषित हो रहा है।
पिथौरागढ़ में आज वित्त मंत्री प्रकाश पंत के कार्यक्रम में जमकर हंगामा हो गया। एक आशा कार्यकर्ता ने मानदेय नहीं देने को लेकर खूब हंगामा किया। पिथौरागढ़ में आज वित्त मंत्री ने अटल आयुष्मान योजना की शुरुआत की और इस दौरान आशा कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाए कि उन्होंने घर घर जाकर लोगों के कार्ड बनाए हैं, लेकिन उन्हें 1 साल से मानदेय नहीं मिला है। आशा कार्यकर्ताओं के हंगामे की वजह से कार्यक्रम में थोड़ी देर के लिए काफी अफरा तफरी का माहौल रहा। हर तरह से शोषण हो रहा है, लेकिन प्रकाश पंत जी ने आशाओं की बात नहीं मानी। आए थे और आशा सम्मेलन, एक भीड़ दिखाई आशाओं को, और हमारी बात को न मानते हुए वो चले गए। और आशाओं को 2000 अप्रैल से अभी तक का कोई 5 पैसा भी इन लोगों का कोई कार्य का कोई पैसा नहीं मिला है। पिथौरागढ़ के 1,14,000 के आसपास परिवार हैं जिनको इसका लाभ मिलेगा। आज यहाँ से विधिवत पंजीकरण की शुरुआत हमने की है। जितने भी हमारे CSS हैं, कॉमन सर्विस सेंटर हैं, और जितने भी हमारे इम्पेनल्ड चिकित्सालय हैं, उन सभी में इसकी व्यवस्था की जाएगी। देहरादून में आज BA TT प्रशिक्षित बेरोजगार और पुलिस के बीच जमकर झड़प हो गई। परेड ग्राउंड से सचिवालय कूच कर रहे अभ्यर्थियों को पुलिस गाड़ियों में भर कर ले गई। दरअसल सचिवालय कूच कर रहे अभ्यर्थियों ने सड़क पर नारेबाजी की, शिक्षा मंत्री से पुरानी नियमावली के हिसाब से विज्ञप्ति निकालने की मांग की है। तो फिलहाल पुलिस ने इन लोगों को रोका। और नए साल में हवाई यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर है। विमान कंपनी एयर इंडिया कल से देहरादून पंतनगर के बीच हवाई सेवा शुरू करने जा रही है और इस सेवा के शुरू होने से गढ़वाल मंडल कुमाऊं से हवाई मार्ग से जुड़ जाएगा। इससे पर्यटन और तीर्थाटन को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही स्थानीय लोगों के लिए भी राजधानी आना जाना आसान हो जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी की उड़ान योजना रीजनल कनेक्टिविटी के तहत इस हवाई सेवा को शुरू किया जा रहा है। एयर इंडिया देहरादून और पंतनगर के बीच अपने 42 सीटर विमान से सेवाएं देगी। तो पिथौरागढ़ के नैनीसैनी एयरपोर्ट से भी जल्द ही उड़ानें शुरू होने वाली। वित्त मंत्री प्रकाश पंत का कहना है कि 4 जनवरी को पहली अप्रूवल फ्लाइट नैनीसैनी एयरपोर्ट पहुंचेगी। वित्त मंत्री ने उम्मीद जताई है कि 10 जनवरी से नियमित उड़ान पंतनगर और देहरादून के लिए शुरू हो जाएंगी। प्रकाशोत्सव के अवसर पर आज हल्द्वानी में शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने शोभा यात्रा में हिस्सा लिया। कई युवाओं ने अपने कर्तव्यों के जरिए गुरु गोविंद सिंह की वीरता और संदेश को याद किया। इस दौरान सिख संगत की तरफ से जगह जगह भंडारों का भी आयोजन किया गया था। और अब बात मौसम की करेंगे तो उत्तरकाशी में बर्फबारी फिर से हुई है। गंगोत्री, हर्षिल, मुखबा, सुकी टॉप क्षेत्र में जमकर बर्फ गिर रही है। वहीं कुछ पर्यटक ऐसे हैं जो बर्फबारी के बीच ही गंगोत्री धाम के लिए निकल पड़े हैं। ऐसे ही कोलकाता के कुछ पर्यटक कई किलोमीटर ट्रैक पर चलकर गंगोत्री धाम पहुंचे और मंदिर के दर्शन कर बर्फबारी का आनंद लेकर काफी खुश नजर आए हैं। हालांकि काफी रोमांचक भी होता है, लेकिन इतने कम तापमान में जाना किसी बड़ी चुनौती से भी कम नहीं है, क्योंकि इस वक्त गंगोत्री धाम का तापमान -8 डिग्री तक पहुंच गया है। फसल मिल जाता है, लेकिन इस टाइप का ब्यूटी जो हर्षिल से गंगोत्री के रास्ते में मिला, इट वाज माइंड ब्लोइंग, जस्ट ऑसम, जस्ट स्पीचलेस। वहीं मसूरी में भी पारा लगातार गिर रहा है। हालांकि स्थानीय लोगों को मुश्किल हो रही है, लेकिन यहां भी सैलानी काफी खुश नजर आ रहे हैं। शहर में रात का तापमान -5 डिग्री तक पहुंच रहा है। ठंड ने करीब 10 साल का रिकॉर्ड यहां पर तोड़ा है और शहर में पाला ऐसे पड़ रहा है, सुबह सुबह से लग रहा है कि मानो बर्फबारी हुई हो, जिससे लोगों के और वाहनों के फिसलने का खतरा भी बना हुआ है। ठंडा है, गाजियाबाद से तो काफी ठंडा है और अभी रात को सुना है और ठंडा हो जाएगा तो हमें और अच्छा लगेगा। हम तो यहाँ पे विंटर एंजॉय करने आए हैं तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। बहुत अच्छा लग रहा है, हमारी फेवरेट प्लेस है ये, हम कई बार विजिट करने यहाँ आते रहते हैं और बहुत अच्छा लगता है। तो पर्यटक तो खुश है, लेकिन स्थानीय लोग यही मना रहे हैं कि जल्द से जल्द ठंड बीते, लेकिन फिलहाल कोई राहत मिलने वाली नहीं है। मौसम विभाग ने कहा है कि अभी ठंड और ज्यादा बढ़ेगी। मैदानी इलाकों में कोहरा छाया रहेगा, पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी होगी, जिससे तापमान अभी और नीचे जाने वाला है। तो पर्यटक जो खासतौर पर ठंड का ही आनंद लेने आते हैं वो तो खासे खुश हैं, लेकिन स्थानीय लोग जिन्हें रोजमर्रा के काम खुद से करने होते हैं, बाहर आना जाना होता है, उनको फिलहाल इस ठंड से भारी दिक्कत हो रही है। और मौसम विभाग के अनुसार अभी फिलहाल ठंड से राहत मिलने वाली नहीं है। पहाड़ी इलाकों में और बर्फबारी होगी, मैदानी इलाकों में कोहरा छाएगा, यानी कि कुल मिलाकर अभी ठंड से लोगों को और 2-4 होना होगा। तो इसी खबर के साथ अपना उत्तराखंड में अभी बस इतना ही।